अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। अली डार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? ये बताइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ किसी कौल से करें, किसी शेर से करें, कैसे करें? फरमाइश। दुआ से करें। दुआ तो हम रोज़ाना ही मांगते थे कि हमने सऊदी अरब को कितनी दुआएं दी थी। आज भी देंगे दुआएं, आज भी आप दुआएं देंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। आज भी दुआएं देंगे सऊदी अरब को? आज उसने ऐसा क्या कर दिया है भाई? ये बताएंगे आपको आज। चले ठीक है, फिर दुआ उस वक्त करेंगे। फिर आगाज़ कैसे करेंगे बताएं? जैसे आपका दिल करता है वैसा। मैंने कहा आज आपसे फरमाइश ले लूँ ना, फरमाइशी प्रोग्राम भी तो चला। शेर से कर लेंगे, अच्छे शेर से। शेर से करते हैं भाई। आज सुबह ही सुबह आज फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशार सामने आए, तो वो मैं अभी टीम से अपनी बातें कर रहा था, तो उनको भी मैंने सुनाए, तो आपको भी मैं सुना देता हूँ। बस बेसिकली तो आपको सुनाने हैं, हमारी गुफ्तगू तो बस इजाफी होती है, लेकिन आपको सुनाने हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। हम अक्सर इस परेशानी में होते हैं कि हमें मंजिल नज़र नहीं आ रही, हमें लगता है कि सब कुछ ख़राब है, हर चीज़ गलत हो रही है। लेकिन फैज़ साहब क्या फरमाते हैं कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही। आरज़ू तो कीजिए अगर विसाल मुयस्सर नहीं है। न तन में खून फराहम, न तन में खून फराहम, न अश्क आँखों में। न तन में खून फराहम, न अश्क आँखों में। नमाज शौक़ तो वाजिब है, बेवुज़ू ही सही। बस करने वाले बन जाएं। अगर हम करने वाले नहीं बनेंगे ना, तो फिर मामला ख़राब होगा। फिर आगे कहते हैं किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालों, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालों, नहीं जो बादा व सागर तो हाओ हो ही सही। हमारे पास कुछ ना हो तो भी चलो शोर तो मचाएं, आवाज़ तो उठाएं। हम आवाज़ भी नहीं उठाते। हमारा मसला ये है कि हम आवाज़ उठाने से भी डरते हैं। तो आवाज़ तो उठाइए, इसकी तो कोशिश कर लीजिए। फिर वो कहते हैं गर इंतज़ार कठिन है, गर इंतज़ार कठिन है तो जब तलक ए दिल किसी के वादे फ़र्दा की गुफ्तगू ही सही। गुफ्तगू ही सही। वादा पूरा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उस वादे के बारे में गुफ्तगू करके खुश हो लें। और आखिर में फैज़ साहब कहते हैं कि दयारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, दयारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज़ ज़िक्र वतन अपने रूबरू ही सही। किसी से दिल की बात नहीं हो पा रही तो ख़ुद कलामी कर लें, अपने ही दिल से अपने ही दिल की बात कर लें। ये थे फैज़ अहमद फैज़ साहब, और ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। जी ख़बरों की तरफ चलते हैं। अली डार साहब बताइए जी, ख़बरों का मामला क्या है, क्या सूरत हाल है, आज क्या होना है, क्या हो रहा है? इम्पॉर्टेंटली आज का जो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट एक हैपनिंग है वो है कि जो 25 वज़रा हैं और मुआवनीन है, आज शाम वो बाकायदा तौर पर हल्फ उठाने जा रहे हैं। शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया है हल्फ बर्दारी का, जिसमें तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। कहाँ होगा ये हल्फ? ये गवर्नर हाउस में आज मुनक्किद होगा शाम 4 बजे। 25 हैं लोग जी, अभी तक 25 वज़रा और मुआवनीन है। खुशकिस्मत है ये 25, द फर्स्ट 25 फैबुलस 20। बिल्कुल, वो आएंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे। चले, ये तो पहली खबर हो गई। देखते हैं अब इस काबीना में कौन कौन शामिल होता है, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी मिलती है, वो क्या कहता है, क्या काम करता है। फिर सदारती इंतखाब जो है उसका भी टाइम वगैरह आ गया है, वो भी इसमें है। और इसके अलावा उसकी डेट भी आ गई 9 मार्च को दिन 10 बजे वो तलब किया गया है। सदारती इलेक्शन के हवाले से पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है। जरदारी साहब चुन लिए जाएंगे, वो डेफिनेटली नंबर्स और हालात यही आगे हैं। बिल्कुल 345 उन्होंने इलेक्ट्रल वोट हासिल कर लिए हैं। अभी तक जो गिनती चल रही है वो तो ये है। चलें जी, ठीक है। और आगे दूसरी डेवलपमेंट है जी, नेशनल सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से जो सीट्स का मामला था, सुन्नी इत्तेहाद की तमाम जो खाली मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर जमातों में तकसीम की जा चुकी हैं। इस पे फैसला था, आपको पता है, वो महफूज किया गया था, वो सुना दिया गया है। जिसके बाद ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। किसी का लंच होता था ना स्कूल में, बस वो लंच बॉक्स मिलना चाहिए था हमें, फिर उस लंच बॉक्स के साथ जो होता था भाई वाह 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 वो हो गया है। वो हो गया। तो वो सब ने अपना अपना जो है ना लंच बॉक्स वो हिस्सा ले लिया, उसमें हिस्सा ले लिया है, वो दे दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप मत छोड़िएगा अपनी कुर्सी, देखें आप भी कुर्सी पे बैठे हुए, बिल्कुल आप मत छोड़िएगा अपनी खाली नशिस्त।
वरना कोई भी इसके ऊपर आके कब्जा कर लेगा। कोई भी कब्जा कर लेगा। तो वो एक कौमी असम्बली की 334 के ऐवान में नई पार्टी पोजीशन सामने, उसमें जो पार्टीज है उनमें डिवीजन हो गई है। 123 नून लीग को मिल चुकी है, नून लीग की 123 हो गई है, ठीक है। इसी तरह जो दीगर जमातें हैं उनको भी सीट्स मिल गई हैं। सही है। पीटीआई उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनकी कितनी हो गई हैं? उनकी भी अब नशिस्त जो है वो 82 हो गई हैं। बिल्कुल 82 नशिस्तें उनकी हो गई हैं। तो ये डिवीजन अब एज एक्सपेक्टेड होनी थी। पीपल्स पार्टी की 73 हो गई हैं, एमक्यूएम की 22 हो गई हैं, जेयूआई की 11 हो गई हैं, आईपीपी की 4 हो गई हैं, 2 से 4 हैं, ऐसी हुआ है शायद। बिल्कुल जी, वो अच्छा सब में हो गई हैं सीट सब डिवाइड। एमडब्ल्यूएम, ज़िया लीग, बीएपी, बीएनपी, नेशनल लेकिन पार्टी। 8 अरकान हैं जो आज़ाद हैसियत से उन्होंने बरकरार हैं अभी तक। क्या भाई, हम आज़ाद ही सही। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, वो आज़ाद ही हैं। तो ये आज़ाद ही रहे भाई, वो आज़ाद ही हैं। वो हम ट्रांसमिशन कर रहे थे जब जी तो मोहम्मद मालिक साहब ने एक जुमला कहा था कि भाई इससे ज़्यादा गुलामी में आज़ाद नहीं देखे हमने आज तक। बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था उनका। बहरहाल वो मालिक साहब है, वो कह सकते हैं भाई। अच्छा जी, आगे क्या है? तो आगे वैसा अब नेशनल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो ये बड़ा अहम मामला हुआ है, बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी। और अगर हम वाइन लाइनर बात करें, एग्जैक्टली द पॉइंट, वो बात यह है कि जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस थी। शुरा ने कहा कि जी पाक फ़ौज आम इंतखाबात ने अवाम को महफूज माहौल उन्होंने फराहम किया है और इससे ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, जो कुछ नासिर हैं वो मुदाखलत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनकी हम मजम्मत करते हैं और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर हम इत्मीनान का भी इजहार करते हैं। फोरम ने 9 मई के मुल्ज़िमान को कहा है कि वो कटहरे में उनको लाया जाएगा। हाँ, 9 मई को तो नहीं छोड़ेंगे ना, ये तो एक अहम बात है। कुछ चीज़ें थी उनको कटहरे में लाया जाएगा, उन्होंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, बाकी तो फिर हम सियासी खबरों पर तो मज़ीद सियासत पे आगे बात करते ही रहेंगे। ना हो विसाल मुयस्सर तो आरजू ही सही, हम आरजू ही कर रहे हैं कि कुछ कर लें दुनिया वाले। बहरहाल ये तो खबरें हो गई। अब ज़रा आपको लेकर चलते हैं चीन। और चीन हम कहाँ लेकर जाएंगे? चीन तो शिफा यूसुफजई लेकर जाएंगी आपको। और वो चीन गई और वहाँ चीन में उन्होंने क्या किया, चीन में उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। दिस इज़ हॉट मिल्क, यूजुअली कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोल्ड मिल्क लिया जाता है। मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स ढूंढती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर खाने का शदीद मसला होता है। और मसला इस तरह से होता है कि होता सब कुछ है, बड़े मज़ेदार फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन आपको बड़े ध्यान से खाना होता है। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर ज़ाहिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये लोग पोक के बड़े शौकीन हैं, तो हम तो पोक खाते नहीं हैं। और जिस तरह हम चिकन क्यूब्स और चिकन पाउडर और हर चीज़ में डालते हैं फ्लेवर के लिए, उस तरह ये पोक पाउडर, पोक क्यूब्स वगैरह ये डालते हैं। तो मैंने सरबारहाल ये प्लेट बनाई है और अंडा मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है, मैंने नहीं करना है। लेकिन मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हुए हैं तो मैं वो खा लूँगी आराम से। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यू हैव टू लुक आउट कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खा लें कि जो हलाल ना हो। चाइनीज़ ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा के ऑफिस के जो हेडक्वार्टर है उसमें हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं। यहाँ पर कोई 3 बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं और ये सारा इनका ऑफिस है। बड़ा ही शानदार क्लासिक जिसको कहते हैं फैसिलिटी बनी हुई है। हम भी अंदर जाते हैं, आपको मैं कहानी भी सुनाती हूँ कि किस तरह से अलीबाबा शुरू हुआ, किस तरह से एक आम आदमी हु वाज अ नोबडी transformed the entire e-commerce market, e-commerce industry and gave so many best practices for the world also to learn from. So इधर इनके ऑफिस में अली बाबा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग स्केच सॉर्ट ऑफ चीज़ लगी हुई है और उस पर मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनका कैरिकेचर्स बने हुए हैं। और ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में, स्पेशली ऑनलाइन जो हमारी एडवांसमेंट्स हुई हैं उनकी दुनिया में ये इन्होंने कोई अहम किरदार अदा किया। ये जैक मा है, देन दिस इज़ ज़करबर्ग, दिस इज़ स्टीव जॉब्स एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास आएंगे यहाँ पर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पेंगुइन्स, टेंसेंट, ये भी चाइनीज़ ज़बरदस्त बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो कि जिनका के बेसिकली वी चैट और ये सारा पबजी वगैरह है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर बिल्कुल आपको हम दिखाते हैं गूगल्स।
गूगल भाई हमारे, ये अल्फागो गूगल है। एंड देन वी हैव आई थिंक दिस इज इट या। सो ये बड़ी खूबसूरत सी एक पेंटिंग और एक बड़ी प्यारी वॉल बनी हुई है विच इज़ मेड बाय अ मर्चेंट जो कि अली बाबा के साथ काम करता है। अली बाबा 40 स्टोर की हम बात नहीं करेंगे, हम अली बाबा द ट्रांसफॉर्मर ऑफ ई कॉमर्स मार्केट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन चाइना, उनकी हम बात करेंगे आज। और अली बाबा वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है जिसके और भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं। बनाने वाला जाहिर है जैकमा है, लेकिन जैकमा के साथ 18 पार्टनर्स और थे। जैकमा खुद तो अब रिटायर हो गए, लेकिन जैकमा की कहानी कुछ यूँ है कि बड़ा एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, मैथ्स में इंतहाई बुरा था, अंग्रेज़ी उनकी अच्छी थी। और अंग्रेज़ी के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि अंग्रेज़ी ये वेस्ट लेक पर जाकर फ्री प्रैक्टिस किया करते थे, इतना शौक था इनको अच्छी इंग्लिश अपनी करने का। और वहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्नर्स आते थे और उनको जाकर ये बेसिकली अपनी सर्विसेज ऑफर करती थी कि आई एम अ फ्री गाइड। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस की। क्योंकि वो हैंगजू से ताल्लुक़ रखते हैं, ये यहाँ पर नेटिव यहाँ के रहने वाले हैं, तो हैंगजू के बारे में ये कहा जाता है और अली जैकमा के बारे में ये कहा जाता है, एक सेइंग है यहाँ पर कि ही हैज़ थर्ड क्लास सॉरी टू से दिस, लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी आम है कि ही हैज़ थर्ड क्लास लुक्स, सेकंड क्लास इंग्लिश विच इज़ फेयरली गुड एंड फर्स्ट क्लास ब्रेन। मतलब ही इज़ अ स्मार्ट मैन जिसने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन की है ई कॉमर्स की दुनिया की। और इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इन्होंने बेसिकली आगाज़ किया अली पे का भी। यहाँ पर एक वी चैट है जिससे आप पेमेंट्स कर सकते हैं और दूसरा अली पे है। अली पे बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स अली बाबा। और अली पे का मकसद ये था कि यहाँ पर जब ये ऑनलाइन ई कॉमर्स का सिलसिला शुरू हो रहा था तो द बायर्स एंड द सेलर्स बोथ ऑफ देम दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर। जैसे हमारे पाकिस्तान में है कि भाई हम किसी से कोई चीज़ मंगवा तो लें, हम हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वी डोंट पे देम अनलेस वी नो कि इट इज़ अ ऑथेंटिक क्रेडिबल ब्रांड। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक रास्ता निकाला, ही बिकेम दी थर्ड पार्टी, अ गारंटर जिसको हम कहेंगे, कि इन्होंने बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पर तो ले आइए, लेकिन इन्होंने किया ये कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई चीज़ बाय कर रही हूँ, मैं अपनी पेमेंट अली पे के थ्रू आप तक भिजवाऊंगी, लेकिन अली पे तक मेरा पैसा चला जाएगा। अली पे आपको उस वक्त तक पे नहीं करेगा जब तक आपकी चीज़ मुझ तक शिप नहीं हो जाती और मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर देती कि येस आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल। उसके बाद अली पे आपको एज अ थर्ड पार्टी पेमेंट कर देगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अली पे एंड दिस इज़ हाउ लोगों में, बायर्स में और सेलर्स में ट्रस्ट पैदा हुआ और उसके बाद जो है ये प्लेटफॉर्म चल पड़ा। So basically this is Chinese hot pot जो हम यहाँ खाने आए हैं। अगर आपको चाइनीज़ खाने पसंद हैं और अगर आपको चाइना आने का मौका मिले तो आप चाइनीज़ हॉट पॉट ज़रूर चखिएगा। यहाँ की एक बड़ी ऑथेंटिक डिशेस में से एक चाइनीज़ हॉट पॉट है और चूँकि हलाल रेस्टोरेंट्स यहाँ पर कम हैं तो आप फ़िश और प्रॉन और मशरूम्स और इस किस्म की कॉम्बिनेशंस के साथ चाइनीज़ हॉट पॉट एंजॉय कर सकते हैं। जब लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ का डांसिंग फाउंटेन और लाइट शो ज़रूर देखते हैं और वो वहाँ सयाहों में काफ़ी मकबूल भी है। लेकिन जब मैंने चाइना हैंगजू में इनके सिटी सेंटर में जाकर लाइट शो देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर दुनिया में लोगों को ये मालूम हो जाए कि हैंगजू शहर का ये लाइट शो इतना मुनफरिद और इतना खूबसूरत है तो आप यकीन जानिए कि दुनिया के जितने लाइट शोज हैं लोग वो सब कुछ भूल जाएं और वो चीन का रुख करें। ये सिर्फ लाइटें या म्यूजिक नहीं था, ये सिर्फ कोई डांसिंग फाउंटेन नहीं था जो पानी के ऊपर आपको नजर आए। ये चीनी तर्ज तामीर का एक ऐसा हसीन नजारा था कि जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन्होंने 75 साल में ऐसी तरक्की और ऐसी खुशहाली कैसे हासिल की, और उसकी बेमिसाल मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके लिए हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस संजीदा टॉपिक से दूर रखूंगी ताकि आप हैंगजू शहर का ये लाइट शो एंजॉय कर सकें।
था शिफा यूसुफजई का चीन का सफरनामा, आपने देखा लाइट शो। अब लाइव शो में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुश आमदीद। अब ज़रा देखिएगा जी, ये इशारा आपको क्या समझ में आता है या नहीं समझ में आता? समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? एक बार तो आप फिर ये समझ में आया? टेबल टेनिस की हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो टेबल टेनिस की ख़वातीन की चैम्पियन है उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इस बच्ची ने 9 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, 13 साल की उम्र में जूनियर चैम्पियनशिप खेली और 1 मरतबा ये सीनियर चैम्पियन और 2 मरतबा जूनियर चैम्पियन रही हैं। गोल्डन गर्ल कहते हैं इनको टेबल टेनिस की दुनिया में। पाकिस्तान में क्यों कहते हैं गोल्डन गर्ल, ये हम इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी परनिया खान। अस्सलाम वालेकुम परनिया, कैसे हैं आप? आइए। बल्कि आने से पहले ये लीजिए बैक हैंड, ये लीजिए। मैं भी कोशिश कर लूँ, अगर असली में हकीकत में खेलूंगा तो फिर तो जिल्लत ही होगी, तो इसीलिए सिर्फ इशारे कर दिए मैंने। बैठे, प्लीज़ बैठे हुए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, टाइम दिया आपने। थैंक यू सो मच। टेबल टेनिस वैसे तो बहुत सारी लड़कियां खेलती हैं, हाँ जी। बहुत सारे लड़के खेलते हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लोग जाकर खेलना शुरू करते हैं। ये आपने 9 साल की उम्र में आगाज़ किया, तो ये आगाज़ कैसे हुआ? ये आगाज़ इस तरह हुआ कि मेरा भाई खेलता था टेबल टेनिस और उसको मैं देखती थी खेलते हुए, और फिर बाबा को लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। तो मैंने वैसे ही रैकेट पकड़ा, मैंने थोड़ी बहुत बॉल्स खेली, मुझे फील हुआ कि मैं खेल सकती हूँ। मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था। मैं ग्रेड 6 में थी, तो उसके बाद मैंने ग्रेड 6 में ऑफिशियली स्टार्ट किया। बेसिकली 9 इयर्स तो घर पे मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद रैकेट उठाना था वो 9 साल की उम्र में, वो 9 साल की उम्र में उठा लिया था। उसके बाद 13 ईयर्स ऑफ एज में जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी मैंने अपनी, उसमें मुझे 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। 3 ब्रॉन्ज मेडल किस बात के? आपने इतना अच्छा खेला, उन्होंने कहा 1 मेडल नहीं हम 3 देंगे। मेरा बेसिकली फर्स्ट जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी और मेरा फर्स्ट कंपटीशन था जो कि कराची में था। और बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में 14 ईयर्स की थी, तो मैंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को जूनियर सैफ चैंपियनशिप में, जो श्रीलंका में हुई थी। उधर हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ग्रेट, माशाल्लाह। और जब मैं 15 इयर्स की हुई थी तो मैं सीनियर टॉप 3 में आ चुकी हुई थी। वाह 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 वाह। तो इट वाज एन ऑनर। और उसके बाद जब मैं 16 इयर्स की हुई थी तो मैंने जूनियर का टाइटल ले लिया था, जूनियर नेशनल चैंपियन। और द नेक्स्ट ईयर उसके बाद जूनियर नेशनल चैंपियन में दोबारा बनी थी, और फिर मैं सीनियर नेशनल चैंपियन में बन गई थी उस साल में। और उसके बाद मैं नेपाल गई थी। नेपाल में साउथ एशियन गेम्स थी, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मैं जूनियर मोस्ट थी ओवर देयर। मैंने चाइना में ली थी ट्रेनिंग फॉर अ मंथ, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था मेरा। और फिर 2021 में मैं कतर गई थी एशियन चैम्पियनशिप खेलने। फिर आगे मैं मालदीव्स गई थी जूनियर सैफ चैम्पियनशिप खेलने, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे मुझे वहाँ से। और उसके बाद मैं नेपाल वापस गई थी, हमारी वर्ल्ड क्वालिफिकेशंस थी उधर जो कि साउथ एशियन रीजन से होनी थी, तो हम उसके लिए नेपाल गए थे। अच्छा। तो उधर हमारी पूरी टीम क्वालिफाइड हो गई थी। एंड आई एम द ओनली एथलीट जिसको ओलंपिक स्कॉलरशिप मिली है। ओलंपिक स्कॉलरशिप ये क्या होती है भाई? बेसिकली दिस स्कॉलरशिप आपको मिलती है जो हमें PTTF ने दी थी, POA पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बेसिकली। और उस स्कॉलरशिप की 12 एथलीट्स को मिली है पाकिस्तान में। इट्स फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो ये उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमें स्कॉलरशिप तो वो हमें मिली। तो उसके बाद तो बहुत होपफुल हो गए। रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान को? आई विल बी गोइंग फॉर द प्री क्वालिफिकेशंस फर्स्ट, जो कि नेपाल में होगी, और उसके बाद फिर आगे ये बस मई में। ओके, तो तैयारी चल रही है उसकी? तैयारी चल रही है उसकी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब ये स्टोरी है जी इनकी जो इन्होंने पूरे तरीके से सुना दी है, हमें समझ में आ जाएगा आपको कि अगर किसी ने किसी भी खेल का चैम्पियन बनना है तो वक्त तो लगता है, लेकिन मेहनत भी बड़ी लगती है। कितनी मेहनत लगती है एक चैम्पियन बनने में?
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है इसमें, आपको हर चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपकी सोशलाइजिंग ख़त्म हो जाती है, आपकी फ्रेंड सर्कल्स, जो गेट टुगेदर्स, पार्टीज़, डिनर्स, सब ख़त्म हो जाता है। आपको अपना टाइम सारा स्पोर्ट्स को देना पड़ता है। और टेबल टेनिस एक बहुत डिमांडिंग गेम है। लगता है बहुत आसान है, खड़े खड़े खेलेंगे। मेरी दोस्तें सारी मुझे यही कहती हैं, इसमें क्या मुश्किल है, बस इस तरह रैकेट को करना है। आओ जरा एक गेम लगा ले, पता चलेगा। जब मैंने उन्हें बताया कि सेकंड फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड की, तो इसके लिए आपको बहुत रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। इतनी तेज़ आपकी गेम हो रही होती है कि उस टाइम आपको पॉइंट्स मिनी सेकंड्स में आपको डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सी बॉल क्या करना है। ये इंतजार नहीं करते आपके सामने से बॉलर आएगा, इतनी स्पिन्स इन्वॉल्वड है, इतनी टेक्निक्स है इसमें कि आपको समझते समझते ही टाइम निकल जाता है अगर आप जल्दी उस पर ना करो, यू नो, अटेंड बॉल। अब जैसे मैं भी टेबल टेनिस खेलता था कॉलेज में, बड़े मेरे नंबर कम आए इस चक्कर में, टेबल टेनिस की तरफ बहुत ध्यान रहा मेरा। और इंटर में परसेंटेज तो वो जो आजकल जुमला चला हुआ है ना, बढ़ गई, परसेंटेज तो बढ़ गई मेरी। तो ये आपने कैसे फिर बैलेंस किया, मैनेज किया, या आपकी भी परसेंटेज मेरी तरह ही हो गई? मैंने ओ लेवल्स किया था LGS से। तो मैं ग्रेड 6 में थी, मेरी टीचर ने मुझे खेलते देखा। मैं स्कूल में कैंटीन के सामने टेबल पड़ा होता था तो मैं खेलती थी। तो ये हुआ, मुझे स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल हुआ था पढ़ाई के साथ मैनेज करना, क्योंकि एकदम से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली और मुझे उसमें इंटरेस्ट हो गया। तो पढ़ाई का जो मैं पहले टाइम देती थी एग्जाम, वो मैं नहीं दे सकती थी डेफिनेटली। तो मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से जब मैं प्रोफेशनली उसमें आई तो मुझे बैलेंस करना बेहतर हो गया कि मैं उसको टाइमिंग्स अपनी मैंने मैनेज की कि सुबह के टाइम अगर मैंने स्कूल जाना होता था तो फिर मैं शाम के टाइम मेरी हॉल ट्रेनिंग होती है, फिर रात को मेरी फिजिकल होती है। ओके, तो ऐसा तो नहीं होता कि सुबह उठ के स्कूल जाना और कॉलेज जाना हो तो आप उछलते हुए जा रही हो क्योंकि दिमाग में टेबल टेनिस चल रही है? दिमाग में सारा टाइम यही होता है। मेरे कोच भी आते थे, मेरे कोच घर पे 2 घंटे खिलाते थे। मेरा भाई मुझे इतनी ट्रेनिंग करवाता है, उसके बाद मैं हॉल जाती हूँ, 3 आवर्स मैं हॉल में खेलती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन में कितने घंटे हो गए ये? 5-6 घंटे। तो एक दिन में 5-6 घंटे आपको लगाने हैं इस चीज़ के ऊपर, जब भी आप उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है कि ये जो चाइनीज़ और जापानीज़ होते हैं ये बड़ा तेज़ खेलते हैं और बड़ा ही, ये क्या करते हैं भाई? बहुत खेलते हैं। ऐसा क्या करते हैं, ये क्या जादू है इनमें? बेसिकली फैसिलिटीज़ की बात तो इसमें होगी कि मैं चाइना जब ट्रेनिंग के लिए गई थी, मैंने उधर देखा था कि ये लोग का एकेडमीज़ बनी होती हैं, ठीक है, और उस एकेडमीज़ में उनकी स्कूलिंग भी चल रही होती है और साथ उनकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे उस तरह की एकेडमीज़ और वो जो पंक्चुअलिटी उनकी वो यहाँ पे नहीं है। तो जिस तरह उनका होता है कि वहाँ पे कोचेज़ होते हैं, लेवल 3 के कोचेज़, वर्ल्ड लेवल उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है वहाँ पे। अगर वहाँ पे आप 5 मिनट्स लेट हो जाओ तो आपकी सज़ा मिलती है उनको, लाइक 100 पुशअप्स लगाएंगे, कोई भी उनको ट्रेनिंग की सज़ा मिलती है। प्लस उनकी सुबह स्कूलिंग भी चल रही होती है। तो उन लोगों ने पढ़ाई को और स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया। शदीद मेहनत, बहुत मेहनत, मतलब इतनी मेहनत कि अगर उसका मैं कहूँ कि यहाँ मेहनत तो एक अलहदा, मगर उनको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से। नहीं होता ना कि अपॉर्चुनिटी अगर है आपके पास और आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में वो यहाँ वाला टैलेंट कहीं पे भी नहीं है। चीनी जापानी से ज़्यादा तो नहीं होगा, टैलेंट बहुत है यहाँ पे, बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। वाकई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की मिले तो प्लेयर्स बहुत कुछ करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज जिनको हम खेलते हुए देखते हैं उतना तेज होते हैं वो और इतने ज़्यादा तेज, मतलब कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है ना, वो कर सकते हैं हम भी, कोई हम लोग कर सकते हैं। शायद कोई उनका जेनेटिकली कुछ है उनके अंदर खास कि जिसकी वजह से मुझे लगता था, मगर मुझे जब से मैंने इंडिया को देखा है, टेनिस में कहाँ नजर आता है आपको? कोई माइकल चैंग नजर आता था, वो भी अमेरिकी चाइनीज, लेकिन टेबल टेनिस में डोमिनेट करते हैं। उस डोमिनेशन की वजह मुझे नहीं समझ आती। टेबल टेनिस में डोमिनेट बहुत सालों से कर रहे थे, मगर अब आपने देखा होगा कि इंडिया उनकी कंपटीशन पे आ चुका है। इसी वजह से, क्योंकि इंडिया को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है और इंडिया बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं मगर हम लोगों को उतना बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिलती हमें? बस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें स्पोर्ट्स को ना इतना वो एज नहीं मिलता जितना शायद क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर बाकी स्पोर्ट्स को भी, टेबल टेनिस को, टेनिस, बैडमिंटन, बहुत स्पोर्ट्स हैं जिनको उतना अगर क्रिकेट जितना टाइम मिले तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। तो चले गवर्नमेंट इनकरेज करे ना करे, हमारे अम्मी अब्बू भी तो इनकरेज नहीं करते। अम्मी अब्बू बहुत करते हैं मेरे। करते हैं बहुत। ये देखो, ये मैं इसी तरफ आना चाह रहा था भाई, जरा बताएं क्या उन्होंने इनकरेजमेंट की आपकी? मुझे स्टार्ट बाबा ने करवाया था और बाबा मेरे पीछे जाते हैं। बाबा का बेसिकली ऑफिस होता है काला शिकागो में, तो बाबा वहाँ से वापस आते हैं, फिर मुझे हॉल लेके जाते हैं। बाबा अपनी बैडमिंटन खेलते हैं वहाँ पे और मैं अपनी टेबल टेनिस खेलती हूँ। बेसिकली बाबा स्क्वॉश खेलते थे,
अपने अच्छा। कॉलेज टाइम पे। तो बाबा का पैशन उस तरफ था, मगर फिर कुछ टाइम बाद बाबा ने बैडमिंटन शुरू कर दी स्क्वॉश छोड़ के, और मैंने टेबल टेनिस। तो हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाते हैं हॉल में, तो वहाँ पे बाबा अपनी बैडमिंटन खेलते हैं और मैं अपनी टेबल टेनिस, और उसके बाद जिम करते हैं, वहीं पे जिम होता है। तो असल जो मेहनत और जो कामयाबियों का क्रेडिट है वो उनको जाएगा। हाँ, दोनों। और अम्मी भी साथ होती है। अम्मी हर टूर्नामेंट्स में मेरे साथ होते हैं। मतलब बेसिकली मेरा कोई टूर्नामेंट होता है तो वो हमारे लिए पिकनिक होती है, फैमिली टाइम, कि कहीं वाह। टूर्नामेंट पेशावर में, कोयटा में, तो सारी फैमिली, बाबा ऑफ लेते हैं अपने ऑफिस से, हाँ। और मामा भाई सब साथ तो जाते हैं। फैमिली ज़रूरी है कि वो आपको पुश करती रहे। बहुत ज़्यादा। लेकिन जनरली आपने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी फैमिलीज उनको नहीं सपोर्ट कर रही होती। बहुत। टेबल टेनिस में इतनी लड़कियां आती हैं जिनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं होती हैं, और वो लगी होती हैं, वो इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। पर मेरे ख्याल से कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक फ़ीमेल के लिए उसके बगैर कहीं ट्रैवल करना। पेशावर से लड़कियां आती हैं लाहौर में, रिसेंटली भी आई हुई थी, वो यहाँ पे खेलने आती हैं। तो मेरे ख्याल से कि आपके अगर थोड़ी सी भी बैकिंग मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। सही। अच्छा, अब ये कुछ तस्वीर हैं, ज़रा बताइएगा ना, ये कब की तस्वीर है, कहाँ की है? ये यहाँ से शुरू करते हैं भाई। ये कतर की है। 2021 में मैं गई थी एशियन चैम्पियनशिप के सर्विस लिए। कराने लगी हैं आप? सर, ये वाली मेरी जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप की थी। ओके, ज़बरदस्त। ये मेरे दूसरे जूनियर नेशनल की थी, अंडर 16 और अंडर 19 कैटेगरी, हाँ। 2 में मैं जीती थी। ठीक है, और वो पीछे है। और वो वाली भी, वो मास्टर कप की है, वो रैंकिंग टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान का। अच्छा। अच्छा, अब अगर जैसे आपने बताया कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि आती हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होती हैं, तो बहुत मर्तबा वो आगे जा सकती हैं, बहुत मर्तबा वो आगे नहीं जा पाती हूँ। क्या करना चाहिए? फैमिली सपोर्ट अगर नहीं है तो फिर क्या करें? फिर डबल हार्ड वर्क होता है इसमें। एक स्ट्रगल होती है वो वाली जो आपकी फैमिली बैकिंग के साथ आप करते हो, एक होती है जो आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, तो आपको पीछे से बैकिंग नहीं होती, फिर डेफिनेटली वो स्ट्रगल डबल हो जाता है। आपको ऑल द वे ट्रेवल खुद करना पड़ता है, आपको वहाँ पे स्टे और हर चीज़ अकेले करना पड़ता है। फिर टीममेट्स के साथ होता है, मगर वो जो चीज़ होती है जो आपकी फैमिली आपके साथ जब होती है वो चीज़ हो नहीं सकती, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लड़कों का नहीं मैं कहूँगी, मगर लड़कियों का तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये आप फिर गोल्डन गर्ल कैसे बनी? ये गोल्डन गर्ल का खिताब आपको किसने दिया? बेसिकली 2021 में मैं 5 टाइटल इकट्ठे जीती थी उस साल में। ग्रैंड स्लैम कहेंगे ना उसको, लाइक 2 जूनियर नेशनल के टाइटल जीती थी, सीनियर नेशनल का टाइटल, मास्टर कप का टाइटल। तो बेसिकली उस टाइटल के बाद वो इकट्ठे इतनी अचीवमेंट्स हो गई मेरी कि मुझे लोगों ने गोल्डन गर्ल बोला, तब मुझे पहली दफ़ा मिला था टाइटल। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ओलंपिक्स। या कोई ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने करनी हो, जिसके बारे में आप कहना चाहें गवर्नमेंट वालों से कि ये कर दो प्लीज़? गवर्नमेंट बस स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, वो तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो प्लेयर्स में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। और ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो, फिर नहीं रोक सकते आप प्लेयर्स को। प्लेयर्स बहुत आगे जाएंगे, प्लेयर्स आगे जा सकते हैं, सपोर्ट करने की बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, लेकिन जाते जाते एक और ऐसी चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक ताज़ा तरीन वाक़या, पाकिस्तान की एक लड़की, जूडो प्लेयर पाकिस्तान की, उसका नाम था फ़िज़ा शेर अली। फ़िज़ा शेर अली मर्दान में एक चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही थी, मुकाबला चल रहा था। जूडो के मुकाबले में उसे कुछ चोटें लगी और वो चोटें इतनी शदीद थी कि उसे अस्पताल लेके जाना पड़ा। और अस्पताल में जब उसका इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि सूरत हाल बहुत गंभीर है और उस बच्ची का, उस लड़की का जूडो के खेल में चोटें लगने की वजह से इंतकाल हो गया। हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसकी सारी मंजिलें आगे की आसान करें, और हमारी जो स्पोर्ट्स की जो बच्चियां और जो बच्चे हैं कभी भी उनके साथ अल्लाह ना करें कि इस तरह का कोई मामला हो। हमें याद करना उनके लिए ज़रूरी है। कुछ कहेंगे इस पर आप? मैंने भी कल ही देखा था कि उनको हेड इंजरीज हुई थी और उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, मगर उनको ट्रीटमेंट दिया मगर वो रिकवर नहीं कर पाई। बिल्कुल। पर यही कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं और आप ध्यान रखें और उस पर साथ चलें। बिल्कुल। हमारे नुमाइंदे चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस वाक़े की तफसील भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए ये वाकया क्या हुआ था और हेड इंजरीज थी इनकी, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शदीद इंजरीज होंगी जब भी इनका इलाज जो है उसका कोई फ़ायदा ना हुआ, लेकिन ये किस तरीके से हुआ ये मामला? देखिए जी, जो जुडो का खेल है इसे गेम ऑफ अबव कहा जाता है, दीगर खेलों से इसका बहुत ज़्यादा, और ये पहला वाकया है जुडो की तारीख में इंटरनेशनल और नेशनल सतह कि कोई प्लेयर इस तरह पुराने मुकाबला उसको चोट लगी हो और वो बात, क्योंकि जब मैंने इस पे पूरी तहकीकात की कि ये क्या वाकया हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम साल भर जारी रहता है जिसमें नए बच्चे और बच्चियों को इंडक्ट किया जाता है ताकि उनको फिर गेम में लाया जाए और गेम में लाने के बाद फिर उनकी तरबियत की जाए, फिर नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर उन प्लेयर्स को मौका दिया जाए। तो जिस तरह ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ तो ये बड़ा ही अफसोसनाक इसलिए भी है कि पाकिस्तान जुडो की तारीख में और इंटरनेशनल जुडो की तारीख में इससे पहला ऐसा वाकया नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो इंजरीज थी इनकी, इसके हवाले से आप क्या बता सकते हैं कि ये इंजरीज जो हैं वहाँ पर जो इंतजामात थे उनकी कमी की वजह से आई कि वो गिरी, फ्लोर सही नहीं था, या खेल में ही ये जो दूसरा मुखालिफ था इनके साथ उसकी वजह से ये इंजरीज हुई? देखिए जी, ये जो मैंने जिस तरह बताया ना कि ये अभी टैलेंट हंट प्रोग्राम था और प्लेयर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है। अच्छा। कि कोई दाल लगाता है और वो आपको सर के बल नीचे गिराता है तो किस तरह आपने उससे महफूज रहना है, या अपने आप को किस तरह अपनी बॉडी को शेप देनी है कि आपको वो चोट ना लग सके जिससे आपकी जान को खतरा हो। तो लिहाजा क्योंकि अभी इस बच्ची का आगाज था, अभी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, जब मैच के दौरान दूसरी प्लेयर ने इसको पकड़ के यूनिफॉर्म से जुडो में उठाते हैं और फिर गिराते हैं, और जब गिराने के दौरान उसकी जो हेड इंजरी थी वो सर तो जमीन पर जरूर लगा लेकिन उसके साथ साथ जो गर्दन का था ना वहां पर भी चोट आई। तो लेकिन मैंने जब इस हवाले से कल सारी तहकीकात की, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि हमने इस पर बात करनी है, तो ये भी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑफिशियल से इस हवाले से बात की तो उनका कहना था कि ये एक रोज पहले बहुत ज्यादा नर्वस थी लड़की, और इस हवाले से इसको मना भी किया जा रहा था कि आप इस कदर ज्यादा नर्वस हैं, आप मुकाबले में हिस्सा ना लें। रात को इसकी साथी खिलाड़ियों ने भी इसको मना किया कि आप सुबह ना लें, और इस किस्म की जो सूरत हाल थी उस पर लड़की का जज्बा जो था कि मैंने हर सूरत इस गेम में हिस्सा लेना है और मैंने मुल्क का नाम रोशन करना है, मैंने प्लेयर्स बनना है, टॉप प्लेयर बनना है। देखिए, एक तरफ जज्बा था, दूसरी जानिब वो नर्वस भी थी, उतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं था अपने हरीफ के मुकाबले में, क्योंकि जो उनका हरीफ भी था ना वो भी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी इसी टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए ना उनके ट्रायल्स और उन ट्रायल्स के बाद जो मुंतखब हुई थी उनके दरमियान ये मुकाबले हो रहे थे। ये कहा जाए कि ना तजर्बाकारी की वजह से इस प्लेयर्स की तजर्बाकारी जो है वो आपकी थी जिसकी वजह से जान से वो हाथ धो बैठी बच्ची। अल्लाह ताला उसे अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। गमी ये चाहिए कि जी अब जो ये बच्ची के साथ हुआ है सेफ्टी मेजर्स ऐड करें, देखें कि किस तरीके से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, और जो बच्ची है उसके घर वालों के लिए ज़ाहिर है इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से कॉम्पनसेट भी किया जाना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त दिया और हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जब चैम्पियन ओलंपिक में बनकर आए तो भूल मत जाइएगा कि इंटरव्यू किया था हमने। मैं दोबारा आऊँगी। बस ठीक है, चले ग्रेट, ये अच्छा हो गया जी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ क्लाइमेट चेंज की, कुछ ईवी की, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर आज़िर ख़ान, और ये इनके स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं। ये हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब में जो मसाइल हैं कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड जी, थैंक यू। सर देखिए, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो एक्सपर्टीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है
वो ईवी की भी हैं और क्लाइमेट चेंज आपको पता है हम सब का बड़ा मसला है। तो इस हवाले से अब दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन से शुरू करें। अच्छा, दुनिया को अब एहसास हो गया हुआ है कि क्लाइमेट एक्शन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, ये इट्स अ रियल थिंग, ये असली चीज़ है। वो पहले यही होता था कि क्या वाकई जो है ये मौसम इस तरह चेंज हो रहे हैं। ट्रम्प भी मान गया है? नहीं, मुझे वो नहीं माना अभी तक। मुझे नहीं लगता अभी। नहीं, अभी तक ये डिनाइस हैं। एक जो थ्योरी है कि आपके जो है ओवर हज़ारों साल के ऊपर जो है आपके जो है क्लाइमेट ऊपर और नीचे जाता है, ये दिस इज़ ऑल्सो अ नोन फैक्ट। लेकिन अब जो बेसिकली जो बात हो रही है वो ये है कि उस साइकिल की बजाय अब जो है ये छोटे साइकिल्स आना शुरू हो गए। तो वो जो डिफरेंस है कि हाँ ठीक है, वो आइस एज भी आया था जिसमें ठंड हुई थी, गर्मी भी आई है, लेकिन इस दफ़ा जो ये चेंज आ रहा है ये वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। और ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हमने ह्यूमंस ने, अपने इंसान ने जो पिछले 100-200 साल में जो चीज़ें की हैं उसकी वजह से अच्छा, अब उन चीज़ों की वजह से हमें नुकसानात जो हुए वो हमें नज़र आ रहे हैं। हम रेसिपिएंट हैं बेसिकली जी इन डैमेजेस के। हमारे पास मेजर इश्यूज क्या क्या हैं और फिर हम उनके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाते हैं। ओके, सो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बेसिकली चीज़ हो रही है कि आपके मौसम्स वगैरह जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से और डिफरेंट चेंजेस आते हैं। ये एक जिस तरह वो होता है ना, एक पूरा पिरामिड है कि एक चेंज की वजह से सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो है गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके आइस ग्लेशियर्स वगैरह पिघलना शुरू हो गए हैं। तो आपके जो है वो पानी का जो लेवल है कुछ जगहों पे ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पे आपका पानी के पीने का पानी नहीं मिल रहा अब, क्योंकि आपका वो जो है जो वाटर सप्लाई होता था वो खत्म हो गया। गर्मियों में ये होता है कि आपकी ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो गई है, आपके डेजर्ट्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। तो और पोल्यूशन इज़ एक चीज़ जो है वो होना शुरू हो गई है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको लाहौर का दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 20 साल पहले चले जाएं, हमारे ठंड होती थी अबाउट 10-11 डिग्रीज होता था और गर्मी आपका अबाउट 35-40 तक हो जाता था। तो वो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंज हुआ है, अब हमारी ठंड भी ज़्यादा होना शुरू हो गई और गर्मी भी ज़्यादा। तो जो 15-20 साल पहले जो ये फॉग आना शुरू हुआ था, ये अभी ही ये रिसेंट जो है वो चेंजेस आना शुरू हैं। अब उसकी वजह से हवा का जो दबाव है, हवा का जो रुख है वो चेंज हो गया हुआ है। और हमने जो अपनी तरक्की की है, इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं और गाड़ियाँ वगैरह आई हैं, उन्होंने उसके अंदर ऐड करके ये सारा कुछ करके जो हमारा स्मॉग का मसला आ रहा है वो सब कुछ जो है कम्युलेटिवली हर चीज़ की वजह से। अगर हमने इन मसाइल की तरफ तवज्जो न दी जी तो कितने साल में मर जाएंगे भाई हम? अरे तो मरना शुरू हो गए हैं अभी तो हो गए हुए अनफॉर्चुनेटली। ये देयर इज़ अ ट्रूथ इन दैट। पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि अब जो है ये स्मॉग और जो हम इनहेल कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी ज़िंदगियां 7 साल और छोटी हो गई हैं। 7 साल कम हो गई हमारा लाइफ स्पैन। जी 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 ओके। और हम ये कहते हैं कि जितना हम वो जो इनहेल करते हैं वो एक पूरा एक जो है आपका एक पाव के जो वो डस्ट है वो तकरीबन हम इनहेल करते हैं। ओके। ये चीज़ें हमारी दीज आर ऑल जो है फैक्ट्स जो कि नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। सही है। ये व्हाट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन ना, व्हाट टू डू इसका अब ऑन इंडिविजुअल लेवल, ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, मेनली गवर्नमेंट लेवल, कि हम क्या कर सकते हैं? हमारे आई थिंक ये जो है ये 4 लेवल्स पे एक्शन होता है। एक जो लेट्स से द टॉप आपके गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका होता है। एक आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब हमारे जो पोल्यूशन है वो हमारे आ रही है फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से आ रही है, जो आप वो धुआं वगैरह कर रहे हैं। आपके आ रही है जो हम सुनते हैं कि जो फसलें काट के जो उसमें से धुआं आ रही हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स में खिलाते हैं। हमारे जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं या वो जो आगे गाड़ियाँ बनाते हैं उन लोगों का। तो दूसरे नंबर पे ये स्टेक होल्डर्स आते हैं। तीसरे नंबर पे आम आवाम आती है जो कि जनरल पब्लिक है और उनके सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर होता है क्योंकि देयर द मेजॉरिटी एंड उन सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर होता है। और चौथा जो लोग हैं वो जो कि इसको एडवोकेट करते हैं, जो ये बाकी लोगों को ओवरसाइट देखते हैं। ये ना गवर्नमेंट के हैं, जिस तरह NGOs हो गए वो लोग होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्राई कर रहे हैं बताना कि ये चीज़ हो रही है। तो गवर्नमेंट लेवल पे यही है कि हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें
दिस इज़ अ रियल थिंग। इसकी मिटिगेशन इसको कहते हैं कि इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो क्या चीज़ें फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट जो है, जो आपका स्मॉग है उसका 60% जो आपका ये धुआं आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से आ रहा है, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट जो है वो 56 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेहत के लिए मुज़र है। बिल्कुल, ये अंदर जाती है हमारे। तो ऑन द फर्स्ट ग्रास रूट लेवल ये जो आपका जो ट्रांसपोर्ट है इसको हमें जो है ना थोड़ा सा कर्ब करना पड़ेगा। ठीक। और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले की थी, जिस तरह आपके लाहौर के अंदर वो रोड्स को सीधे किए थे आपका, ताकि कम से कम रुकें और ज़्यादा करें, बट आहिस्ता आहिस्ता वी नीड टू डू मोर। पहली चीज़ तो ट्रांसपोर्टेशन हो गई। दूसरा आपका आ गया जो आपकी इंडस्ट्री लग रही है उसके ऊपर थोड़े से रेगुलेशंस वगैरह जो हैं हमारे होते हैं। आप अभी हमारी इंडस्ट्री काफ़ी रेगुलेटेड है। जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, एक इसको चीज़ कहते हैं कार्बन न्यूट्रल होना। उसका मतलब ये है कि कार्बन एमिशंस आपकी एमिशंस जो है ना वो कम से कम रहें, और एटलीस्ट जो है वो आपको अंदाज़ा भी हो और उसको वो आप उसको चेंज करने की कोशिश करें। तो जो आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, उसको जब वो अपना एक्सपोर्ट अमेरिका या यूरोप भेजते हैं तो उनके ऊपर ये नाफिज किया जाता है कि आप कितना जो है ये वो एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं, आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो कर्ब ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे हमारा यही है कि हम लोगों ने जो है इंस्टेड ये कि हम जो है अब गर्मी ज़्यादा हो गई है तो हम लोगों ने एयर कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। हमारे घरों में एक के बजाय अब दो तीन गाड़ियाँ हैं। हम जो है वो बच्चों को अलग भेजते हैं, खुद अलग जाते हैं। तो वो जो हमारे ऊपर जो हमारा अपना जो पब्लिक का है उनको भी थोड़ा सा वी हैव टू ट्राई टू अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी हमें चेंज करना होगा। पुराने ज़मानों में हमारे घर ऊंचे होते थे, उनके अंदर शैंडलियर्स होते थे, ऊपर मुझे ये वर्ड बहुत ये ममटीज़ होती थी, जिसकी वजह से जो है आपका हवा जो गर्म हवा है वो सारा आपका ऊपर सक होता है। तो उसके बजाय हमने ज़रा मॉडर्न घर बनाना शुरू कर दिए, छोटे। जहाँ मॉडर्निटी आई वहाँ प्रॉब्लम आ गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो पिछले 100-150 साल में हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो आप बात कर रहे हैं ना मॉडर्निटी की, उसमें दैट्स द होल पॉइंट के मॉडर्निटी के साथ साथ वी नीड अ बिट ऑफ अपना we need a bit more to go back to जिस तरह हमारे नेचुरल बेसिकली ऑर्गेनिक जो आजकल चल रहा है, ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की तरफ हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना हम माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जिस हमारा अपना कसूर है। हर शख्स अपने लेवल पर, गवर्नमेंट अपने लेवल पर, इदारे अपने लेवल पर और इंडिविजुअल्स अपने लेवल पर काम करेंगे तो ही ये मसला हम इससे निपट सकेंगे, वरना हम सब को बस मरना शुरू कर दिया है हमने, ये तय है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका टाइम। और हम कोशिश तो करते हैं कि लोग रियलाइज़ करें, अब देखते हैं कि हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान को अपने सियासी और माशी निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो है मखलूत हुकूमत। अब ये मखलूत हुकूमत अमूमन कमज़ोर होती है। कैसे ये मखलूत हुकूमत मुकाबला करेगी पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस का? और सियासी सूरत हाल में बहुत कुछ होना है। ये बहुत कुछ क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है हमने ECP के फॉर्म्स भी देख लिए, हमने जो है वो राशन की तकसीम भी देख ली, हमने अब एक नए फाइनेंस मिनिस्टर को भी मेरा ख्याल है देखना है। तो हुकूमत साजी जारी है, लेकिन इस हुकूमत साजी से कितनी मुश्किलात वाबस्ता हैं और किस तरीके से इन मुश्किलात का मुकाबला किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। आगाज़ उसी से कर लेते हैं कि वो ECP वालों ने फॉर्म 45 जो अपलोड किए वो देखे आपने? जी मैंने सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का, और आपको मुबारक हो जी आप इस नए शो की और इस चैनल पे आगाज की। जी मैंने सुना है जी कि बिल्कुल कल कोई खबर आई थी कि इस तरह फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं जी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। अच्छा, ये ना करें ना कि सिर्फ सुना है, आपको सुनने से आगे बढ़कर उसको देखना भी चाहिए था कि भाई जरा देख लें जिस पर इतना शोर हो रहा है। नहीं देखिए, ये बात ये है कि जो शोर करने वाले हैं वो ये तवक्को नहीं रख सकते कि जिस चीज का वो शोर मचाते रहें, जिस चीज का वो रोना धोना करते रहें, हर वक्त एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के उनके उस बिहेवियर के मुताबिक हर वक्त उस तरफ पूरा मुल्क दौड़ता रहे। लोगों को और काम है, असेंबली अब आ गई है, वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, अवाम के मसाइल हैं, उस तरफ तवज्जो दें, या कुछ मखसूस लोगों की रोने धोना जो 10 सालों से चल रहा है, हुकूमत में रहते हुए भी कंटेनर से नहीं उतर रहे थे, अब भी रो धो रहे हैं, तो अब उनके रोने धोने के पीछे तो हर वक्त नहीं रहा जा सकता। लेकिन उन फॉर्म 45 के अंदर साफ साफ टेम्परिंग नजर आ रही है कि अगर 173 को 973 कर दिया है, या 173 के आगे एक और 1 लगा के 1173 कर दिया है, वो साफ नजर आ रहा है। इट इज़ ऑब्वियस। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ ने वो अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम्स पर लगा दिया है कि यार ये देख लो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किसी को क्यों नज़र नहीं आ रही, जो सियासत वाले हैं या जिन्होंने चीज़ें देखनी है? ये वैसा देखिए, गुजारिश ये है, हम एक निज़ाम और एक आइन और कानून और एक सिस्टम के तहत चलते हैं ना जी, तो जहां पे ऐसे एतराजात हैं, जहां पे ऐसे किसी को कोई ग्लेयरिंग इश्यूज लग रहे हैं, तो बिल्कुल उस उम्मीदवार का, उस जमात का, उस कैंडिडेट का पूरा हक है कि जो लीगल फोरम्स मौजूद हैं वो उस पे जाके अपनी एक जिस तरह पिटीशन दायर करने का तरीका होता है, साथ एविडेंस पेश करने का तरीका होता है, आप करें। और ओपन कोर्ट्स में हियरिंग्स भी हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप वहां के आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, तो एक निजाम मौजूद है जी, और उसमें बिल्कुल हक है हर कैंडिडेट का जो इलेक्शन लड़ा है कि वो जाके अपने एतराजात और अपना मुकदमा पेश करे। बिल्कुल सही बात है, उसके पास ये हक हासिल है। लेकिन लोगों को ये नज़र आता है कि ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जिसको नज़र ही नहीं आ रहा कि ये इतने अच्छा, वो फॉर्म्स अपलोड भी करते हैं, फिर उसके बाद एतराज़ होता है जब शोर शराबा करते हैं लोग, फिर वो फॉर्म्स हटा भी लेते हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बट दे आर नॉट एबल, और दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली। मुझे तो ये लग रहा है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दूसरी मरतबा भी जो हुए वो कह रहे हैं नहीं जी ये भी गलत है, और हमने जो करवाया वो बिल्कुल सही है। तो इज दिस लॉजिकल? जी देखिए, वंस अगेन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसी चीज हुई है तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि यकीनन आप उस पर, आपका भी हक है कि आप उसको निशानदेही करें, और जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी हक है कि आप इलेक्शन कमीशन से नहीं सेटिस्फाइड तो आप सुपीरियर कोर्ट्स में चले जाएं, बेशक ये चीजें हाईलाइट करें। और देखिए दूसरी बात ये है कि अब, मगर मैं साथ साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि PTI वाले तो जी एक ऐसा गिरोह है जो कि ये PTI वाले एतराज नहीं उठा रहे, ये तो सारे जर्नलिस्ट उठा रहे हैं कि यार ये देखो, ये फॉर्म आपने अपलोड किया, इस फॉर्म के अंदर ये साफ नजर आ रहा है। मतलब ये तो नहीं, देखिए अगर ऐसा है, देखिए मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर ऐसा है लीगली जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके ऊपर पिटीशन कर सकते हैं। जर्नलिस्ट अगर ये एतराजात उठाते हैं तो उसका जवाब भी बेहतर इलेक्शन कमीशन खुद ही दे सकेगा। और लीगली अगर किसी को अभी भी उनकी किसी आउटकम पे, किसी रिजल्ट पे एतराज है तो लोगों के पास फोरम्स मौजूद है। ठीक है, सही है। मगर आपके जो मीडिया एतराजात उठा रहा है या कोई इस तरह की चीजें निशानदेही हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जी कि वो आके इसका जवाब दे। सही है। अब आप लोगों की जो जिम्मेदारी है कैबिनेट बनाना, उसमें क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हम देखेंगे कंपोजिशन कैबिनेट की? जी देखिए, ये मैं माजरत के साथ फिर से, अब आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसका मैं किसी पोजीशन में नहीं हूं जवाब देने की। उसकी वजह ये है कि कैबिनेट के फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ करना है जी। नवाज शरीफ साहब का अपनी फैसला होगा और शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कैबिनेट बनानी है। बाकी आई थिंक मुझे उम्मीद है, बिलाल भाई खबर भी तो निकालनी होती है ना कोई, हमने तो हम तो ये कोशिश करते हैं कुछ। देखिए वैसा ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ जी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि ये फैसला उन्हीं का ही है और ऐसी कोई खबर ऐसा है भी नहीं। यकीनन क्यास आराइयां हो रही हैं, होती भी हैं, मगर आई थिंक हतमी जो भी फैसला होगा वो पूरी जमात को भी, हमारी पूरी जमात जी इस तरह ही है, सीनियर तरीन मेंबरान भी और मेरे जैसे छोटे कारकुन भी जी,
हम हमेशा जो क़यादत फैसला करती है, जिसकी ड्यूटी जहाँ पे लगाती है, उस हिसाब से काम करते हैं। तो अब रेस्ट ऑफ द पार्टी इसी तरह ही जी, जो भी फैसला आएगा काबीना का, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा ताकीद नहीं होगी जी, इन्हीं दिनों के अंदर कोई फैसला आ जाएगा। मगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला है और वो ये फैसला करके फिर अनाउंस करेंगे। क्योंकि वो नाम जो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हमेशा होता था, उसके हवाले से कयास आराइयाँ आ गई हैं। तो ये क्या मामला हुआ, इसहाक डार साहब की जगह मोहम्मद औरंगजेब साहब होंगे? जी देखिए, वंस अगेन ये मैंने मीडिया पे जी ये बात देखी है, मगर वंस अगेन ये फैसला शहबाज शरीफ साहब का। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसहाक डार साहब पार्टी के भी बड़े सीनियर मेंबर हैं, 3 टाइम आई थिंक मल्टीपल टाइम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो जो भी फैसला होगा इकोनॉमिक की टीम के हवाले से भी मुझे यकीन है जी कि डार साहब को उस मुशावरत में शामिल रखा जाएगा जी। मगर हतमी फैसला वंस अगेन जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का होगा। आई अपोलोजाइज, मैं बार बार आपको ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा ना कोई मालूमात है, ना मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जी। सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैं तो इस हिसाब से उसको पॉजिटिवली देख रहा था कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है PMLN पर कि आपके पास सिर्फ इसहाक डार साहब ही, उनका ही नाम आता है फाइनेंस मिनिस्टर, और कोई भी मौजूद नहीं है। अब अगर ये दूसरा नाम आ रहा है तो PMLN ये बता रही है दुनिया को कि हमारे पास लोगों में ऑप्शंस मौजूद हैं और हम वसअत पसंदी का भी मुजाहरा करते हैं कि हाँ, हमें जो बेस्ट चॉइस लगता है किसी काम के लिए तो वी कैन चूज दैट पर्सन। तो ये तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव बात है जी। वैसा मेरा जी अब खुद भी पॉलिटिक्स में, पार्टी में तजर्बा रहा है जी। मैं पहले भी गवर्नमेंट में कुछ एक्सपोजर मेरा रहा है जी। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं जी कि PMLN के पास जो टीम है, ना सिर्फ अब तजर्बाकार है बल्कि आप कहें कि उसके पास डेप्थ भी है एक इकोनॉमिक टीम के पास, और हमारे पास एक भी दीगर लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ रोल्स अदा करते आए हैं और कर सकते हैं। तो इस बात पे PMLN बड़ा फख्र करती है जी कि ना सिर्फ लीडरशिप सतह पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब मरियम नवाज साहिबा पंजाब में शी हैज मेड अ ग्रेट स्टार्ट, मगर साथ ही साथ जो हमारी सीनियर एक्टर है एहसन इकबाल साहब हैं, बिल्कुल इसहाक डार साहब हैं, उसमें खुरम दस्तगीर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब रहे, हमारी एक पूरा डीप रोस्टर है, साद रफीक साहब है, जो लोगों ने मुख्तलिफ वजारतों के अंदर कंट्रीब्यूट भी किया और उस पूरी गवर्नेंस के निज़ाम में हिस्सा डाला, जिसने ये साबित किया कि पिछली 3 दहाइयों के अंदर जब भी PMLN की गवर्नमेंट आई है तो उसमें ही इस मुल्क में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मीनिंगफुल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। तो वो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक टीम ही थी जिसने ग्रो किया, बिल्ड किया और परफॉर्म किया। तो हम इस बात पे फख्र भी करते हैं जी, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में पाकिस्तान के फायदे में रहेगी। कि इस मरतबा डिफरेंट क्या होगा? हम अगर पिछले 16 महीनों से कंपेयर करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब तो वही होंगे, लेकिन इस मरतबा डिफरेंट क्या होगा? कुछ पार्टी सोच रही है कि हमें अपने पिछले 16 महीनों का जो हम पर एक बर्डन आया हुआ है और लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जी आपने पिछले 16 महीनों में क्या किया था, तो अब हम कुछ ऐसा अलग करेंगे कि जिसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो रोड मैप क्या होगा? जी देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है, और देखिए 16 माह के अंदर यकीनन हमने जो फैसले किए उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी एक हद तक अदा की, मगर बात यह कि हम अभी भी समझते हैं और आज भी इस बात पर कायम है कि वो फैसले जरूरी थे, क्योंकि डिफॉल्ट अवर्ट करना था और डिफॉल्ट अवर्ट हुआ, और उस टाइम पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, डिफॉल्ट अवर्ट करने के लिए, ज़र मुबादला के ज़खायर को स्टेबल करने के वो इक़दाम जरूरी थे, खास तौर पे जब उसी सिचुएशन के अंदर सैलाब की आफत आई और वो भी चैलेंज निपटना पड़ा। उन्हीं मुश्किल माशी हालात में फ्लड्स की रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन की एफर्ट भी स्टार्ट करनी पड़ी। अब हम उस बेस की बुनियाद के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी मामला चलाए हैं, और आज भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूर है, मगर आज भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उस सतह पे नहीं है जहां पे होने चाहिए। और अब जो बेस 16 माह की हुकूमत ने तैयार की थी और जो काफी हद तक केयर टेकर हुकूमत के दरमियान बरकरार रही है, अब हमारा इंशाल्लाह ये मिशन है, और आपने ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्पीच में भी देखा था इलेक्शंस के फौरन बाद, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के, अब हमने उसके ऊपर बिल्ड करके वो इकोनॉमिक स्टेप्स उठाने हैं जो कि हमारे मुल्क की जरूरत है। पहला चैलेंज था कि मुआशी एक स्टेबिलिटी, बेसिक स्टेबिलिटी आ जाए ताकि आप डिफॉल्ट अवॉइड करें। अब हमें उस बेस के ऊपर वो इक़दाम खाने होंगे जिससे हमारा टैक्स नेट वाइडन हो, जिससे हमारा सर्कुलर डेट की रिडक्शन हो,
स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मसाइल खत्म हो, ये वो क्रॉनिक मसाइल है हमारी मईशत के जो कि अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और ये साइकिल्स में बार बार कभी ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर थोड़े बेहतर हो जाते हैं। इनको अब हमें मुस्तकिल हल करना होगा। यही मुस्तकिल हल हमारी मईशत के मसाइल का हमारी तरजीह होगी ताकि आवाम को रिलीफ भी मिले, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिस ग्रोथ के अंदर आपके लोएस्ट जो इनकम के तबकात हैं वो भी सबसे ज्यादा फायदा उठाएं, इनइक्वालिटी जो है उसमें रिडक्शन हो, पॉवर्टी जो है उसमें रिडक्शन हो। यही हमारा जी एम है और यही आपको हुकूमत फोकस करती हुई इन्हीं चीज़ों पर नजर आएगी और इसी पे काम करती है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। ये इंपॉर्टेंट है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें, वरना लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं। फाइनली एक और बड़ा एतराज़ हो रहा है, मैं सोच रहा था कि इस बारे में पूछूँ आपसे या ना पूछूँ, लेकिन हमारे पास चूँकि 1 मिनट है तो मैंने सोचा पूछ ही लेता हूँ। एक बड़ा एतराज़ हो रहा है सोशल मीडिया, आपको पता है ना सोशल मीडिया पे लोग एतराज़ तो करते रहते हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज बोरियाँ आपने देखी होंगी जी, बटी लोगों तक वो सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, रमज़ान पैकेज, आटा वगैरह। बड़ी पॉजिटिव बात है, हमें रमज़ान में ख्याल भी करना चाहिए और लोगों को वो जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो देनी भी चाहिए। अब एतराज़ सोशल मीडिया वाले लोग क्या कर रहे हैं कि जी इस पैकेज के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों, मतलब अब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए बात ये कि अगर तो लोगों का सिर्फ यही एतराज़ है और ये जी यही है, राजी हैं कि निगहबान पैकेज के तहत गरीब गुरबा को जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक अफराद हैं उनको मुश्किल मुआशी हालात में राशन पहुंचाया जा रहा है उनके घर पे बाइज्जत तरीके से। हाँ, पॉजिटिव तरीन चीज़ है ये कि खुद पहुंचाया जाए, उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा। दिस इज वेरी पॉजिटिव। इसका मतलब यही है कि पंजाब हुकूमत डिलीवर कर रही है। लेकिन वो जो एतराज़ था वो तो वही रहा ना कि आपने तस्वीर छाप दी, टैक्स पेयर का पैसा है उस पर तस्वीर छाप दी और चलो छाप भी दी तो अगर मिसाल के तौर पे 60 लाख बोरियां तकसीम की गई हैं, तस्वीर नहीं है जी, वो एक ग्राफिक है। हाँ वही मतलब इमेज कह लें उसको। लेकिन मतलब वो एक एतराज़ करने वाले ने तो यहाँ तक एतराज़ किया कि वो कहते हैं भाई चलो अगर 60 लाख बोरियां आपने बांटी हैं और हर बोरी पर ये प्रिंट कराने के 10 रुपये भी लगे हैं, या चलो 1 रुपया भी लगा तो 60 लाख रुपए तो हमारे इधर ही लग गए तस्वीर प्रिंट करवाने पे। ये देखें जी लोगों की क्या चाहिए। मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि अगर आपका यही वाहिद एतराज़ है जो लोग एतराज़ करना चाह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है इसका मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल है। देखिए बात ये है, लेकिन बच तो जाते ना 60 लाख रुपए भाई, मतलब ये बात लॉजिकल तो है ना कि 60 लाख बच जाते। नहीं मुझे नहीं पता जी किस बुनियाद पे आप 10 रुपए कहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1 रुपया लगा लेना प्रिंट का, 60 लाख बोरियां 1 रुपए में प्रिंट हो रहा है तो भी 60 लाख रुपए तो बच ही जाते ना। देखिए जी मैं क्योंकि कुछ मीटिंग्स में शामिल था, मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि बहुत इकोनॉमिकल तरीन जो तरीक़ाकार था उसके तहत इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया टू इंश्योर कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो और टू इंश्योर कि मैक्सिमम मुस्तहिक अफराद तक जो बुनियादी अशिया जिसमें आटा है, बेसन है, चावल है, चीनी है, घी है, वो पहुंचाई जाए और उनके घर पे पहुंचाई जाए ताकि वो मनाजिर हम फिर से ना देखें कि लोग कतारों में लगे हुए हैं, धक्के दे रहे हैं, दूसरे को लड़ रहे हैं। बाइज्जत तरीके से मुस्तहिक अफराद की शिनाख्त करके उनके घर वक्ती तौर पे अच्छे टाइमली तरीके से उनके घर पहुंचाई जा सके ताकि जो रिलीफ वो चाहते हैं उनको मिल सके। और साथ ही साथ जो रमजान बाजार हैं वो इसके अलावा अलग लगाए जा रहे हैं जहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर बुनियादी अशिया भी लोग खुद जाके खरीद सकते हैं जो कि रमजान पैकेज से मुस्तहिक नहीं है, जो रमजान पैकेज जिनके जो बेस्ट के बेनिफिशरीज नहीं है, जो उस फहरिस्त में नहीं आते सबसे कमजोर आम आवाम भी रमजान बाजार में जाके मुख्तलिफ अशिया की जो बुनियादी अशिया हैं वो सस्ते दामों खरीद सकेंगी। तो देखिए जी ये एक अच्छा इकदाम है। मेरा ख्याल है जी कि इस तरह की चले किसी ने अगर सोशल मीडिया पे अगर ये कॉस्मेटिक सी बातें आपने उठानी है तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये इसी चीज की निशानदेही करता है कि काम हो रहा है, काम शुरू हो गया, बिल्कुल काम सक्सेसफुल है। और देखिए बात ये है, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हमारी वफाकी और पंजाब हुकूमत भी काम करी और नवाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर ये रमजान का निगहबान पैकेज लगाया गया है जी। नवाज शरीफ साहब की ही क़यादत के अंदर ये दोनों हुकूमतें काम करेंगी। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड statesman, he is the most successful statesman that the country has over the past 3 decades. उनका साया रहेगा, उनकी गाइडेंस के अंदर हमारी हुकूमतें काम करती रहेंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। And we expect you to deliver जी, we expect you to deliver और हमारी पूरी नेक ख्वाहिशात हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर करे जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिलाल कियानी साहब हमारे थे। अब ज़रा सिंध का रुख करते हैं जी। टंडो वाला यार की एक यूसी है जिसका नाम है जी दंगानो बुजदार
और वहाँ पर जो बच्चियों के लिए तामीर किया गया स्कूल था, वो स्कूल बन चुका है भैंसों का बाड़ा। हमारे नुमाइंदे जनाब आरिफ आराई साहब वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी आरिफ साहब, बताइए क्या सूरत हाल है इन स्कूलों की? मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडवाला यार की यूसी धिंगानो भोजदार के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल जो है वो बच्चों की तालीम का जो स्कूल था वो उसको बाड़े के अंदर तब्दील कर दिया गया। भैंसें स्कूल के अंदर बंधी हुई हैं। मेरे बैक साइड पे भी अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखा सके। इस स्कूल की बिल्डिंग जो है सन 2000 में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के नाम पर जो है वो तामीर की गई थी, मगर 24 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक ना जो है इस स्कूल की एनओसी जारी हो सकी, ना ही जो है वो अमला यहाँ पर तैनात हो सका और ना ही स्कूल का फर्नीचर आ सका। हमारे साथ स्कूल के जो ये ज़मीन है इसके मालकान मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाईजान क्या मामला हुआ था, क्या मसला है, ये स्कूल जो है वो बाड़े में तब्दील हो गई, क्या वजह है ये? इसकी वजह ये है कि ये स्कूल तकरीबन सन 2000 में इसका काम शुरू हुआ था और ये जो ठेकेदार हैं ये वो काम बाद में छोड़कर चले गए। ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे पड़ा हुआ था, यहाँ लोग आते थे, जिना करते थे और ये शराब पीते थे, चरस पीते थे, हीरोइन वगैरह पीते थे। और इसलिए हम लोगों ने सलाह की कि हम लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे और उसकी वजह यही है। हमारे बैठने की वजह यही है कि हमने माल बांधा हुआ है, सही ना, इसलिए कोई अब आता नहीं है। लोगों ने दरवाजे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, आप देखते हैं वो दीवारें टूटी हुई हैं, तो हम लोगों ने तो नहीं तोड़ी। ये बिल्डिंग जो है वो क्या बोलकर आपसे ली गई थी कि ये जगह क्यों ली गई थी? ये जगह मेरे मामू से ली गई थी कि आपको नौकरियां देंगे। मेरे मामू के मुताबिक, वो अल्लाह को प्यारे हो गए मेरे मामू, लेकिन उसके मुताबिक 3 नौकरियां हैं, एक चौकीदार, एक पटेवाली और एक मस्तरी। मीडिया के अंदर जब खबरें चली कि ये जो है आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो उसके बाद आपसे किसी महकमा तालीम के लोगों ने रब्ता किया, किसी पुलिस वाले ने रब्ता किया? किसी ने रब्ता नहीं किया। ये मीडिया वाले आते हैं, हमें धमका कर चले जाते हैं। वो बोलते हैं हमें कुछ दो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं दोगे तो हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। हम गरीब लोग हैं, हम क्या दें उनको? इसलिए हमने किया हुआ है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हमने सब कुछ किया हुआ है। आप काम शुरू करवाओ, कोई भी आए, हमारे हुकूमत से मुतालबा है, आए काम चालू करवाएं, हम ये आज ही निकाल लेंगे। शराबें की बोतलें बरामद होती हैं यहाँ पर, अब तो कुछ भी नहीं है, हम बैठे हुए कुछ भी नहीं है। हम रात को भी इसकी चौकी लगाते हैं, हम चक्कर करते हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है इसको जल्द से जल्द खोला जाए और जो हमारा हक है, हमारे नौकरियाँ ड्यूटियाँ वो हमको दी जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस बिल्डिंग को मैं आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर ये भैंसें बंधी हुई हैं। स्कूल की 4 दीवारी जो है वो भी टूट फूट का शिकार है, जो है वो दीवारें गिरी हुई हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ मैं आपको स्कूल की क्लासेस भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देखें। अब ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए का आवाम के टैक्स से लगा हुआ जो पैसा, आवाम के टैक्स का जो पैसा है, ये किस तरह से सिंध के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये जो है ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर ये क्लासें बनी हुई थी, ताले लगे हुए हैं। इन लोगों ने ताले इन लोगों के लगाए हुए हैं। दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, तारें निकाल कर लोग ले गए हैं। और उसके अलावा ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बिल्डिंग ये दरवाजे आप देख सकते हैं, ये लोग तोड़कर लेके गए। ये दरवाजे लोग उखाड़ कर ले जा चुके हैं। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है वो करप्शन की नजर हो चुकी है। महकमा तालीम के जो है किसी भी हुकाम ने कोई भी यहाँ पर जो है वो हम लोगों को कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं आता। छोटे ये सीढ़ियाँ ऊपर भी बनी हुई हैं। इनका कहना है सब कुछ आपके सामने, ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग आवाम के टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। उसके अलावा बिल्डिंग के ऊपर भी कोई 4 दीवारी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी तरह बेशुमार सिंध के अंदर जो है वो टंडवाला ज़िले के अंदर दर्जनों स्कूल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, मगर वहाँ पर जो है वो या तो मंशात फरोशों के डेरे हो चुके हैं या फिर वो बाड़ों में तब्दील हो चुके हैं, मगर महकमा तालीम की जानिब से किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो इन्होंने आला हुकाम से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी इस हालत ज़ार पर तवज्जो दी जाए। जो है वो एक नारा लगाया था कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, तो अगर इस तरह पढ़ेगा तो फिर जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है सिंध का। बहुत शुक्रिया जी। आरिफ आराई साहब हमारे नुमाइंदे टंडवाला यार से रिपोर्ट कर रहे थे। स्कूल का हाल आपने देख लिया कि कुछ 24 साल हो चुके हैं, लेकिन उस स्कूल का अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ है और उस स्कूल में
जहाँ पर बच्चियों ने पढ़ना था वहाँ पर बहसों का एक बाड़ा बना दिया गया है और वहाँ पर क्या क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो अब इन कामों से अगर हम अपनी कौम को दूर करेंगे और तालीम की तरफ राग़िब करेंगे तो ही हमारी कौम की कुछ बेहतरी हो सकती है। हम अगर तालीम की तरफ तवज्जो ना दें, स्कूलों की तरफ तवज्जो ना दें, तो फिर हम जिस हाल में हैं फिर हम सही इस हाल में मौजूद हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग में खुशामदीद। हम बात करेंगे अब टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ही सारे मसाइल का हल है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के साथ करते क्या हैं? हम कभी किसी ज़माने में यूट्यूब बंद करते थे, आजकल ट्विटर बंद हुआ है। टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम दबाते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम आगे पनपने नहीं देते, और उसकी वजह से हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो भी नुकसान उठाती है और हमारा मुल्क भी नुकसान उठाता है। अब टेक्नोलॉजी किस तरह से हर मसले का हल फराहम कर रही है और हम टेक्नोलॉजी के लिए किस तरह मसला बने हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम उमर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ट्विटर चला? अभी तक नहीं चला? ये क्या मामला है? देखें, हम सबक नहीं सीखते कि हमने माजी में क्या क्या किया। यूट्यूब बंद करने से हमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन ट्विटर बंद करके हमने एक मरतबा फिर उसी रास्ते पर जो सफ़र है उसका आगाज़ कर दिया। इस ट्विटर बंद करने से क्या क्या बड़े नुकसानात हुए? जी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इनेबलर्स होते हैं बेसिकली आपके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है। हम चूंकि एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो अपने आप को डिटैच नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हर शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिजिटल वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करने से होता ये है कि आपकी जो कारकर्दगी है, स्पेशली बिजनेस की कारकर्दगी, उस पर बड़ा इफेक्ट आता है। जो आपकी अक्सर कम्युनिकेशन है वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। अक्सर कंपनीज जो हैं वो अपनी मार्केटिंग इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करती हैं। तो वो एक मेजर सेटबैक होता है जब आप इस तरह के स्टेप्स लें टू स्टॉप दिस। और जो कंपनीज जिनको हम लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लीज़ कोई फेसबुक यहाँ आ जाए या प्लीज़ ट्विटर यहाँ आ जाए, वो तो वैसे भी नहीं आते हमारे यहाँ पर। कहते हैं कि जी मार्केट बड़ी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर वो क्या सोच रहे होते हैं? नहीं, पाकिस्तान की तो एक साइजेबल मार्केट है। पाकिस्तान बड़ी एक्टिव सोशल मीडिया मार्केट है। सो जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस चीज़ को एक रिकग्नाइज करते हैं बिकॉज दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एडवर्ट्स के थ्रू। तो मार्केट का मसला नहीं जी, मार्केट का मसला नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल पोजीशन है, जो कि एक इमेज है, वो बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। कि जहाँ पे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच या नेट न्यूट्रलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उन चीज़ों से आपकी जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इम्पीड कर जाती है। सही। तो कंपनीज आर रिलक्टेंट टू डू बिजनेस विद पाकिस्तान। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्विट्जरलैंड में एक टेंडर ओपन है इस टाइम पे। उस टेंडर की जो वैल्यू है तकरीबन $20 करोड़ है। 20 करोड़ डॉलर? जी, $20 करोड़ है। अब आप देखें, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है और उसमें एक टेंडर खुला हुआ है जो $20 करोड़ है। ठीक है। पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिनके पास ये तमाम टेक्नोलॉजी, वो टेंडर डिलीवर करने के लिए कैपेबिलिटी है हमारे पास। ओके। अब एक कंपनी, एक मुल्क से आप $20 करोड़ ले रहे हैं। हाँ। तो इमेजिन कि अगर आप अपना ये नेट इंक्रीज करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम जो माशरी मसाइल हैं, ऐसे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो अभी जो हम ये आटा, चीनी, दाल और बेसिक जरूरियात के पीछे एक हेडलेस चिकन की तरह भाग रहे हैं। हाँ। तो अगर हमारा ज़र मुबादला इस लेवल पे आ जाता है, फिर हम इन चीज़ों की फिक्र करने की लेकिन फिर वो कंपनीज पाकिस्तानियों को बिजनेस देने के बारे में जब सोचेगी तो उनके सामने खबर आएगी कि जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद है, तो फिर वो क्या कहेंगी? अल्लाह हाफिज ही कहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि उनको तो चाहिए कि आप एक ऐसे मुल्क से डील करें जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ना हो। जी बिल्कुल, उन्हें तो एक ऐसे मुल्क से इंटरैक्ट करना है जिसकी एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, जहाँ पे आपके टेक को इनकरेज किया जाता है। हाँ। टेक को इम्पीड नहीं किया जाता और टेक को पॉलिटिकल रीजंस के लिए यूज नहीं किया जाता। अच्छा, अब इसकी एक दूसरी साइड भी है। जी। जब हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं या जब हमारे सामने PTA के बयानात आते हैं या हमारे मुख्तलिफ इदारों के बयानात आते हैं, अभी हमने एक सेनेटर हैं, उन्होंने एक करारदाद भी दी थी कौमी असम्बली में कि भाई ये सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, फिर वो उन्होंने वापस ले ली। लेकिन प्रॉब्लम वो ये कहते हैं कि जी
गलत इन्फॉर्मेशन आती है, झूठी इन्फॉर्मेशन आती है, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, नेगेटिविटी फैलाई जाती है, इन चीज़ों की वजह से हमें पाबंदी लगानी पड़ती है, वरना हम तो खुला रखते हैं जी। तो फिर ये बात उनकी जस्टिफाइड है। बिल्कुल, इसका मिसयूज़ भी होता है डेफिनेटली, लेकिन उन चीज़ों को भी कर्व करने के, रिस्ट्रिक्ट करने की टूल्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीए ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया डर्ब्स के नाम से। अच्छा, डर्ब्स क्या करता था कि आपका जो भी हैंडसेट मुल्क से बाहर आया है उसकी IMEI के अगेंस्ट आपको टैक्स देना पड़ता। ठीक, अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो 2 महीने बाद आपकी डिवाइस inactive रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने टैक्स भी काफ़ी जनरेट किया, जो स्मगलिंग थी मोबाइल फ़ोन्स की वो भी रुक गई और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह का एक फ्रेमवर्क सोशल मीडिया के लिए भी बनाया जा सकता है, जिसमें लेट्स से अवैस एक पोर्टल पे जाके आप अपनी आईडी को वेरीफाई कर देते हैं और उसके अलावा जितनी तमाम आईडीज हैं आपकी वो ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं। सो इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट लिस्टिंग। अच्छा, तो अगेन आई मीन टेक्नोलॉजी जब भी कोई चैलेंज आता है तो उसका सोल्यूशन भी आप टेक्नोलॉजी से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो एक थॉट लीडरशिप चाहिए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, मुझे ये लग रहा है कि ये एक अलग तरह की पाबंदी है कि जिस तरीके से चाइना में है कि हर शख्स वेरीफाइड है, उसका अपना एक सोशल स्कोर है और अगर आपने कुछ ज़रा गड़बड़ की तो आपके वो सोशल स्कोर कम हो जाएगा और हुकूमत आपको हर तरह से मॉनिटर कर रही है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के बजाय जब इस रास्ते पर जाएंगे कि लोगों की वेरिफिकेशन हो तो हमने बेसिकली लोगों को एक तरीके से कैद कर दिया? नहीं, ये वॉलंटरी बेसिस पे होगी। कोई आपको लेट्स से बिल्कुल कोई आपको कंपेल नहीं करेगा कि अवैस ने जाके अपनी आईडी को वेरीफाई करना है। अवैस अपनी आईडी को सिर्फ इसलिए वेरीफाई करना चाहते हैं कि अवैस वांट्स हिज क्रेडिबिलिटी और नहीं चाहेंगे कि आपकी जो एलियसेस या दूसरी आईडीज बनी हुई हैं वो बंद हो जाए, उनके तहत कोई फ्रॉड हो या किसी से कोई और किस्म का इलीगल या कोई इस तरह का लेन देन की जाए ना, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मेरा ये मिसाल देने का मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर चीज़ का सोल्यूशन है। इस टाइम पे जो पाकिस्तान के लिए सिल्वर बुलेट है वो टेक है और टेक में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फोकस है वो गलत डायरेक्शन में है। हम लोग सिर्फ अपने फ्रीलांसर्स को इनकरेज कर रहे हैं, विच इज़ गुड, सर्विसेज इंडस्ट्री को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बाहर से ज़र मुबादला लेके आए, लेकिन वो सिंगल्स और डबल्स हैं क्रिकेट की टर्म्स में। अगर चौके छक्के मारने के लिए क्या करना है फिर आपको प्रोडक्ट सेंट्रिक, फिर आपको इनोवेशन करनी होगी। जैसे मैंने जिक्र किया कि स्विट्जरलैंड में एक $20 करोड़ की अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस टाइम पे, एक्टिव टेंडर है, बल्कि जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं टेक के ओनर्स, मैं उन्हें इनकरेज करूंगा कि जाके वो बिड करें। लेकिन इमेजिन कि अगर गवर्नमेंट बैक्ड ये कॉन्ट्रैक्ट हो, G2G लेवल पे आप कॉल कर रहे हो, एक कंट्री से आप $20 करोड़ ले रहे हैं, इस तरह की 10-15 कंट्री से सिमिलर टेक्नोलॉजी के तहत यू आर ब्रिंगिंग इन मनी, तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इनोवेशन के लिए ज़रूरत होती है रिसर्च की, उन टेक्नोलॉजी हब्स की जो शायद हम नहीं कर सके हैं, ना रिसर्च सेंटर्स हैं, ना हमारे पास वो जो टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए तो थे हमने, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितना काम कर रहे हैं और कितनी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, टैलेंट की शॉर्टेज है, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं। अब हुआ ये है कि हम वो इन जो शॉर्टेजेस के दरमियान हम वो अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे हैं। जिस तरह मैं आपसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान में मौजूद है जो कि और सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट कि सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी कंपनी से डेवलप की हुई है, दिस टेक्नोलॉजी इज सर्टिफाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने इन कंपनीज को सर्टिफाई किया हुआ है और आप ये टेंडर्स विन कर सकते हैं। तो मुझे बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट काफ़ी इस बात पे अफसोस होता है और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि एक चीज़ आपको सिटिंग डक नज़र आ रही है और यू नॉट शूटिंग द डक, व्हाई नॉट? तो अगर हम ये इस पर आए कि अब एक नई गवर्नमेंट आई है, जी, उस नई गवर्नमेंट को क्या 3 काम ऐसे करने चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी के काम करने वालों को फैसिलिटेट कर पाएंगे और हम ये जो जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं या जो भी हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपने एक बिजनेस डेवलपमेंट हमने अपनी बढ़ानी है, कैसे की जा सकती है? वो क्या 3 काम होंगे? प्रोडक्ट सेंट्रिक कंपनीज को ढूंढें। गवर्नमेंट को एक्चुअली हंट डाउन करना चाहिए इन कंपनीज को, क्योंकि दे आर द लाइफ लाइन्स। लेट्स से आपके पास पाकिस्तान में 150 कंपनीज हैं, उसमें से आप देख लें कि 5 या 6 कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट कंपनीज कौन कौन सी हैं जिनका ग्लोबल पोटेंशियल है। उन्हें बैक करें और उनके साथ G2G लेवल पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जाके डील्स क्लोज करें। लेट्स से पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एंड डिप्लोमेटिक मिशंस, ट्रेड कमिश्नर्स शुड बी आउट एंड अबाउट। उन्हें स्विट्जरलैंड मौजूद होना चाहिए कि जी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है एंड वी आर वेरी कीन टू सेल इट टू यू ऑन वेरी गुड टर्म्स।
गिव अस द कॉन्ट्रैक्ट। स्विट्जरलैंड क्लोज करें, अफ्रीकन नेशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे क्लोज करें, एशिया पैसिफिक में जाके विन करें। सो आई मीन दिस इज द स्ट्रैटेजी। अब हमें एक हेडलाइन से ज़्यादा एक्चुअल काम की ज़रूरत है। या फिर हमारे पास तो कोई अंबानी भी नहीं है कि जिसके बेटे की शादी हो तो बिल गेट्स भी पहुंच जाए और मार्क ज़करबर्ग भी पहुंच जाए। अब जब वो लोग वहां पर गए होंगे उस शादी में तो क्या इमेज बना होगा? आप देख लें, फैंटास्टिक। आई मीन जितने उस शादी में भी कितने बिजनेस हुए होंगे। एब्सोल्युटली। तो ये लोग अंबानी की बेटे की शादी में प्रेजेंस से ज़्यादा उनकी अपनी इंटरेस्ट है जी। I mean, Mark Zuckerberg and others, they want to be there because, you know, they want, this is their marketing gimmick. So these events play a very vital role. अब इंडिया से हम, इंडिया is 220-30 billion dollar एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन उन्हें ऑफ कोर्स वक्त भी लगा है, लेकिन with the right strategy. If they can do it, we can also do it. The right approach is required. Absolutely. That is important जी। Thank you उमर, बहुत शुक्रिया भाई। ढूंढें कोई अंबानी, ढूंढ लें जो अपने बेटे की शादी करें यहाँ पर, और उस शादी में आ जाएं बिल गेट्स, उस शादी में आ जाएं मार्क ज़करबर्ग, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो पाकिस्तान का इमेज भी पॉजिटिव बनेगा और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर नज़र आएंगी। अभी उनको क्या नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ पर बिजली नहीं है, अभी उनको नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ पर ट्विटर नहीं है, हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया कभी भी बंद कर दिया जाता है। अभी उनको जो नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि जो नज़र नहीं आना चाहिए। हमें उनको पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाना है और टेक्नोलॉजी से मसाइल हल करने की तरफ जाना है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं जी कुछ ऑटिज़म की, और एक तालिब इल्म है, अली उनका नाम है, अली अब्बास उनका नाम है, और उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों की मदद करता है। टिमटिम इस रोबोट का नाम है। ज़रा बात करते हैं अली से और उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अली बताइए भाई, ये जो टिमटिम आपने बनाया ये क्या करता है रोबोट? ये टिमटिम रोबोट बेसिकली जो है हमने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इंस्पिरेशन से स्टार्ट किया था, मगर जितने भी स्पेशल किड्स हैं ये उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्लोबली इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। तो इस रोबोट की कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कर सकता है, कैसे ये ऑटिज्म वाले बच्चों की मदद करता है? जी, और जैसे मेनली ऑटिस्टिक बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सोशल क्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक नॉर्मल बच्चे की होती है। तो टिमटिम जो है वो इन एरियाज में उनकी हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में उनको सोशल स्किल्स सिखाता है, उनकी एजुकेशनल स्किल्स जो है वो सिखाता है। हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलके जो है कुछ चीजें फाइनलाइज की थी, वो हमने टिमटिम में इनकॉर्पोरेट की और फाइनली आज टिमटिम यूज हो रहा है मार्केट में। क्या बात है जी, जबरदस्त। अब देखें जी, ये रोबोट बना दिया पाकिस्तान के बच्चों ने। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ का हमें हल देती है। सईदा महविश साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम ऑटिज्म का शिकार बच्चों के हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम महविश साहिबा। थैंक यू जी, आपने वक्त दिया। अब ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म, इनकी स्पेशल नीड्स क्या होती हैं? स्पेशल नीड बेसिकली ऑटिज्म में बच्चे हैं वो अफेक्टेड हैं, उनके सोशल कम्युनिकेशन एरियाज अफेक्टेड है, अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। तो जो मेजर एरिया है वो सोशल स्किल्स का अफेक्टेड है, इंटरैक्ट नहीं कर पाते, अपने पीयर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते, प्रिटेंड प्ले नहीं है। यूजुअली आप बच्चों को देखें इमिटेट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। तो जो बेसिक इनके अफेक्टेड हैं जिन एरियाज़ में, वो सोशल एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसको ये फेस कर रहे हैं। सही। और हमारे पास कितना कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि ये कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है ये ऑटिज्म वाली जो पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली न्यू स्टडी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 100:1 की रेशो है अब पाकिस्तान में। ये न्यू स्टडी है अभी, अच्छा, जिसमें हमारे पास से एक बच्चा ऑटिज्म का ऑटिज्म के साथ है। अली मुझे ये बताएं कि जो आपका रोबोट है ये किस तरीके से लोग ये रोबोट क्या ले सकते हैं, इस रोबोट के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाँ इसकी फैसिलिटीज कैसे ली जा सकती हैं? जी, अभी फिलहाल हम जो है रोबोट जो है हमारे पास 5 रोबोट्स रेडी हैं और हम सेंटर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर वो बच्चे आते हैं, स्पेशल किड्स आते हैं, हमने मेनली तो है ज़्यादा वर्क ऑटिज्म पे किया है, बट ये मोस्टली दूसरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा केटर कर सकता है क्योंकि टिम कस्टमाइज हो सकता है। तो हम इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा इश्यू रहता है क्योंकि हमने इसकी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट की है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बट स्टिल अगर इस रोबोट की हम प्राइस देखें बाहर से, तो बाहर इसी तरह के रोबोट $5,000 से स्टार्ट होते हैं। और आपका जो रोबोट है वो कितने $1,000 का है? हमारा जो रोबोट है वो $1,700 तो बहुत फर्क है, बिल्कुल। और ये यहीं पर आपने डेवलप किया है, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ये डेवलप हुआ है। ज़ाहिर है पार्ट्स आपने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई होंगी, बट दिस इज़ कम्प्लीटली आवर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया और मैन्युफैक्चर किया है। ज़बरदस्त। अब देखें ये बच्चे जो रोबोट्स बना रहे हैं और ऑटिज़म के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, यूजुअली जब ऑटिज़म का शिकार बच्चे कहीं पैदा होते हैं और जब हमें पता लगता है बच्चों को ऑटिज़म है, तो उनके इन मसाइल को हल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाती हैं? वो स्ट्रैटेजीज़ जो पेरेंट अपने घर में अपना सकें, उनको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स के लिए तो 2-3 टिप्स हैं। किसी भी पौधे को जो है जब उसका ख्याल रखने के लिए तो उसको भी तवज्जो की ज़रूरत होती है, बेसिकली अटेंशन नीड। तो आप अटेंशन अगर आप न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी नहीं देंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो न्यूरो डाइवर्स यानी और जो ऑटिज़म के साथ हैं उनको ज़रा स्पेशली अटेंशन की नीड है। इसके अलावा पेरेंट्स अपने तौर पर, क्योंकि ऑटिज़म की एक अपनी दुनिया है, ऑटिज़म हैव एन ऑन वर्ड, हमें उसकी दुनिया में एंटर होने की ज़रूरत है। हम जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ऑटिज़म को लेकर डिमांडिंग है, सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या अपने आप को हम चेंज कर रहे हैं? वी आर जस्ट डिमांडिंग कि ऑटिज़म का बच्चा सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, सोसाइटी में मूव नहीं कर रहा, प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहा, हम इसको स्कूल नहीं भेज सकते। बट वट वी आर डूइंग एज अ पेरेंट अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली फ्लोर टाइम। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा डेफिनेटली जिस तरह का हमारा दौर चल रहा है, बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास थेरेपेटिक मटेरियल नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल डिवाइस चाहिए, कोई स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में हर चीज़ से उसे टीच कर सकते हैं। आप उसे टाइम दें, आप उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑटिज़म में जो मेजर एरिया है ये अफेक्टेड वो उसकी सोशलाइजेशन है। अब सोशलाइजेशन अफेक्टेड और हम कह रहे हैं कि बोलता नहीं है, देखता नहीं है ही ऐसा। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? Why we are not changing ourselves? हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, हमें वो क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है। बीइंग अ पेरेंट हमें, और ये ट्रीटेबल है मुकम्मल तौर पर? ये ट्रीटेबल है, ये मैनेजेबल है। ऑटिज्म इज नॉट क्योरेबल बट इट्स मैनेजेबल। अच्छा, अब जिन बच्चों में ऑटिज्म की अलामात होती हैं, उनके अंदर क्या कुछ ऐसी सलाहियतें भी होती हैं जो आम बच्चों से ज़्यादा होती हैं? बिल्कुल ऐसा है, इनमें कुछ सलाहियतें बिल्कुल डिफरेंट होती है। लाइक मैथमेटिक्स में दे आर एक्सीलेंट, ड्राइंग में दे आर एक्सीलेंट, बहुत ऐसी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं जो कई दफ़ा एक आम बच्चा नोटिस भी नहीं करता। सो दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंटली एबल, दे आर नॉट डिसेबल। अच्छा, मिस आइडेंटिफिकेशन का भी इशू होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लोग कि ये ऑटिज्म है या नहीं है? येस, दिस इज़ नाउ वेरी कॉमन। बहुत जो है ये माल प्रैक्टिस चल रही है इस बारे में कि ऑटिज़म और स्पीच डिले आजकल, क्योंकि स्क्रीन टेक्नोलॉजी का दौर है और एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम कॉज करा है ऐसे सिम्टम्स को जिसमें बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, देख नहीं रहा, सोशली एक्टिव नहीं है, एनवायरनमेंट में अलर्ट नहीं है। अब ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कोरिलेट कर रहे हैं विद ऑटिज़म। अब जब पेरेंट को लगता है मेरा बच्चा गूगल पे सर्च किया और देखा जी देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, बात नहीं मान रहा, तो वो सारे सिम्टम्स कोरिलेट कर रहे हैं स्पीच डिले के विद ऑटिज्म। या फिर ADHD, उनको लगेगा कि आजकल ये भी टर्मिनोलॉजी बहुत चल रही है, बिल्कुल थोड़ा सा हाइपर होता है बच्चा, ज़्यादा एक्टिव होता है, ये तो ADHD हो गया है। तो ये मिसडायग्नोसिस बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को भी इस मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की नीड है कि वो खुद आइडेंटिफाई कर सके कि सिर्फ स्पीच डिले है, बिहेवियर्स हैं या वाकई ही ऑटिज्म है। अब तो पेरेंट्स को डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिज्म के साथ है, वो डॉक्टर से पहले हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा अली, ये बताइएगा मुझे कि आपका जो टिम रोबोट है, ये रोबोट आम बच्चों की तालीम में किस तरह मदद कर सकता है? बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो बाहर ममालिक में सोशली असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल टूल के तौर के ऊपर ये यूज होता है और इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है। तो वही रिसर्च और लिटरेचर को यूज करते हुए हमने बच्चों के ऊपर अप्लाई किया है। तो इसके अंदर गेम बेस्ड लर्निंग भी मौजूद है, जिससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं और एजुकेशनल स्किल्स
में भी इन्हेंसमेंट होती है। तो यानी कि ये आम स्कूलों में भी अगर ये रोबोट हो तो बच्चों की तालीम में ये मददगार साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए है और एक यंग लर्नर्स के लिए जो कि स्कूल्स में होते हैं ग्रेड 5 तक के जो बच्चे होते हैं। तो हम उनको भी टारगेट कर रहे हैं कि उनके लिए भी हम इस तरह की कस्टमाइजेशन और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करें कि वो भी अपनी सब्जेक्ट्स में इसको यूटिलाइज कर सकें और टीचर्स क्लासरूम सेटिंग्स में यूज कर सकें। लैंग्वेज कैपेबिलिटीज क्या हैं इसकी? लैंग्वेज जो ये अभी है, ये 2 लैंग्वेज है इसके अंदर, एक इंग्लिश है और एक उर्दू है। अच्छा, उर्दू भी बोलता है? बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी। जी जी, उर्दू भी बोलता है? जी जी, ये उर्दू भी बोलता है और ये बाकी लैंग्वेजेस पे भी हमारा काम चल रहा है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हम वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, और ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी है कि अगर इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा हो तो ये एक टीचर को रिप्लेस भी कर सके? क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम प्रोजेक्ट देख रहे थे कि उसके अंदर उन्होंने एक रोबोट टीचर कर दिया है अपने क्लास के अंदर स्टार्ट। ये उनका एक तरह से उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनका हेल्पिंग हैंड है। ठीक है, ये जो रोबोट है, ये रोबोट जो है उनको रिप्लेस करने के लिए नहीं है और डेफिनेटली इसमें एआई का बहुत ज्यादा रोल है हमारे रोबोट के अंदर। काफी सारी जो चीजें हैं वो हम एआई का यूज करते हुए कर रहे हैं। तो यस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ये टिम रोबोट बनाया है ऑटिस्टिक तालीम के हवाले से, और सईदा महविश साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जी, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया ऑटिज्म के हवाले से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।